चलिए, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, और ये टॉपिक ऐसा है कि हर कोई इससे रिलेट करेगा कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम भी है। बीपी हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी कारणों से बढ़ा रहता है। और पहले के ज़माने में जो बीपी की बीमारी देखते थे कि 40-50 साल के बाद हो रही है, अब 20s में 30s में यंग पॉपुलेशन भी इससे सफ़र करती जा रही है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से बीपी इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, एपिडेमिक की तरह इंडिया में फैल रहा है, और क्या कारण है इसके, और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में आने से, अगर वो है भी तो हम कैसे कंट्रोल करें अपने बेटर लाइफस्टाइल के थ्रू। और इसको बोला भी है कि साइलेंट किलर है ये हमारा हेल्थ के लिए ना। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो हम सब, जैसे अब कितने लोगों को पता है कि हमारा बीपी कितना है ना। और मुझे लगता है कि किस बहुत टाइम से मैंने भी चेक नहीं कराया है, और काफ़ी लोगों ने भी चेक नहीं कराया होगा ना, क्योंकि हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमें बीपी चेक कराना है। पर इसका ऐसा इंसिडेंस है कि हर दो में से एक आदमी या चार में से एक व्यक्ति को आजकल ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो रहा है। और इंडिया में बहुत तेजी से एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। और 30% से ज़्यादा एडल्ट्स को आप आज के ज़माने में देखिए कि बीपी की प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इसका इंसिडेंस है और कितना प्रिविलेंट है। चार में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और चिंता की बात यह है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको उनका बीपी ज़्यादा हो रखा है, और वो उससे प्रभावित हैं, और उससे कॉम्प्लिकेशन उनकी बॉडी में हो सकते हैं। तो बहुत तेजी से इंडिया और सिटीज़ में ही नहीं, और गाँव में भी ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यंगर पॉपुलेशन, पहले मैं भी देखता था कि काफ़ी एल्डरली एज ग्रुप की जाती थी कि रिटायर्ड के बाद बीपी आ गया, शुगर आ गया। पर हम देखते हैं कि अब ओपीडी में बैठते हैं तो 20s में जो लोग हैं, 25 ईयर्स 30 ईयर्स, उसमें भी बीपी और शुगर की बीमारी आती जा रही है। तो बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है, और नंबर 1 पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इंडिया में इस टाइम है पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस सब के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को कैसे बचा के रखें ये बहुत ही एक कंसर्न की बात है। क्योंकि हर व्यक्ति अब रिस्क पे है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। पर होता क्या है ब्लड प्रेशर, जैसे आप देखते हैं कि सबको अवेयर भी है कि पाइपलाइन, पाइप है जैसे, उसमें पानी का फ्लो हो रहा है ना। अगर अगर पाइपलाइन सिकुड़ती जाएगी तो आप देखिए कि उसी फ्लो में ज़्यादा प्रेशर से भी फ्लो होने लग जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर का फ्लो रहेगा तो वो पाइपलाइन को डैमेज कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हमारा पाइपलाइन सिकुड़ रहा है किसी भी कारण से, इन्फ्लेमेशन से या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें धीरे धीरे फिर डैमेज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और जब जब पाइपलाइन हमारे हर ऑर्गन को सप्लाई करती है तो फिर ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन हमारी होल बॉडी पे हो सकते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसकी भी काफ़ी पहले कंसर्न था, और अलग अलग गाइडलाइंस आती रहती हैं। पर आप, यह है कि 120/80 के नीचे ही नॉर्मल माना जाता है। 120 से अगर ज़्यादा है, और 80 से डायस्टोली नीचे का बीपी अगर 80 से ज़्यादा है, तो वो आप बढ़ा हुआ मान के चलिए, और उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर 140/90 से आपका ज़्यादा बीपी आ रहा है तो वो आपका हाई आता है, और फिर आपको प्रॉपरली डॉक्टर से मिलकर मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इतना तेजी से जैसे हम बता रहे हैं कि क्यों एपिडेमिक की तरह ये बीपी बढ़ता जा रहा है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका कुछ मेन कारण जो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि सॉल्ट डाइट हमारा बढ़ता जा रहा है ना। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जो भी पैकेज में फूड आ रहा है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और वो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारा बीपी बढ़ रहा है। ओबिसिटी, वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, डायबिटीज़ के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। स्मोकिंग और टोबैको एक लाइफस्टाइल वो बन गया है कि हम लोग शान से उसको दिखाते हैं, है ना। और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा वो चलन बढ़ता जा रहा है पार्टीज में। स्लीप आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है सोशल मीडिया में, और हम स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है तो स्लीप डिस्टर्ब होती जा रही है। कई लोगों का जेनेटिक भी रहता है, ट्रेंड की फैमिली में हिस्ट्री बीपी चली आ रही है, तो वो हाई रिस्क पे रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हाई सॉल्ट के प्रोसेस्ड या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अब इनटेक हो रहा है, तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव कारण है जिसके कारण बीपी यंग पॉपुलेशन में भी बढ़ता जा रहा है।
तो सबसे पहले आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है कि जैसे ही ज़्यादा सॉल्ट में स्पेशली होता है सोडियम। सोडियम अगर हमारे सर्कुलेशन में ज़्यादा रहेगा तो सोडियम क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा फ्लूइड रहेगा तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है। तो WHO ने भी रिकमेंड किया था कि 5 ग्राम पर डे का हम सॉल्ट ले सकते हैं। बट एवरेज इंडिया में ये स्टडीज़ में पाया गया है कि 9 से 10 ग्राम से ज़्यादा ही हम सॉल्ट को पर डे में कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें डबल्स, ज़्यादा हम रिकमेंडेशन से डबल हम कंज्यूम कर रहे हैं और इसलिए बीपी का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, हमारा पोटेशियम इंटेक बहुत कम होता जा रहा है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, कैल्शियम इंटेक कम है क्योंकि मिल्क वगैरह के हम निर्भर रहते हैं कि वहाँ से हमें कैल्शियम पूरा हो रहा है, पर उसमें मिल्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है और कैल्शियम का वो एब्जॉर्प्शन भी पूरा होता जा रहा है गट माइक्रोबायोम की प्रॉब्लम के कारण। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि काफ़ी कॉमन हो रही है और ये भी एक मेन कंट्रीब्यूटर है कैल्शियम की डेफिशिएंसी का, और उससे हमारा बीपी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण बीपी हमारा बढ़ जाता है। ओबिसिटी और बीपी का कह रहता है कि जैसे ही कुछ वेट हमारा बढ़ता है तो वो हमारा बीपी भी बढ़ा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर आपका 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको कंसर्न है, आपको उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और लेडीज़ में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमारा वेस्ट सरकमफ्रेंस नहीं होना चाहिए। बैली फैट, हम देखते हैं कि जैसे जैसे 40 प्लस में बैली फैट बढ़ने लग जाता है ना, सेंट्रल ओबिसिटी भी जिसको बोलते हैं। और यूजली वो विसरल फैट होता है, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड फैट डिपॉजिट हो गया। तो उससे क्या हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है। फैट एक अलग ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये सारे फैक्टर्स हमारे को बीपी और डायबिटीज और फैटी लिवर को बढ़ावा देते हैं। तो इन सबको हमें कंट्रोल करके रखेंगे तभी हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के ज़माने में। हमारा बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में रहती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन बनी रहती है ना। मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी स्ट्रेस है, और पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, अपने आप को हमें प्रूव करके दिखाना है, और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन हमेशा बॉडी में हाई रहता है। और वो हाई रहेगा तो आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में बना रहेगा, और उससे भी हमारा वेसल्स, जो नसें हैं वो सिकुड़ती जाती हैं, और वो एक हमारा बीपी का बहुत बड़ा कारण है। तो स्ट्रेस रहने से आपका नींद खराब हो रही है, और आपका फिर एक बार इमोशनल ईटिंग या फिर बिंज ईटिंग जिसको बोलते हैं, वो हम कुछ ना कुछ जंक फूड खा लेते हैं। तो उसके कारण ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। पुअर स्लीप, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से पुअर स्लीप होता जा रहा है। स्लीप एपनिया एक कंडीशन है ओबेसिटी में, आपको रात को सो रहे हैं तो आपका सांस एकदम उखड़ जाता है, फिर आपको उठना पड़ता है, तो बार बार इंसिडेंट से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। नाइट शिफ्ट्स बढ़ते जा रही हैं, उसमें भी फिर आपका नाइट डिस्टर्ब हो, तो ये सारे, उनमें भी बीपी के इंसिडेंट्स ज़्यादा पाए गए हैं। स्मोकिंग से भी क्या रहता है, हमारा ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग डैमेज होती है अल्कोहल से, और वो डैमेज होगी तो आपका डिपोजिशंस और वो नैरोइंग ज़्यादा होने लग जाती है, और वो बीपी को बढ़ाती है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम देखते हैं कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस की, जैसे मैं बात कर रहा था, केमिकल एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन से हम बॉडी एक्सपोज्ड है, खाने पीने से हम पेस्टिसाइड से एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग गए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हमेशा बॉडी रहती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करेगा, जो भी फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के उसको कोप अप नहीं कर पाते, और फ्री रेडिकल्स भी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में भी डैमेज करते हैं, हमारी ब्लड की लाइनिंग्स को डैमेज करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना रहता है। आर्टरीज की जो स्टिफनेस को वो इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा बीपी बढ़ा रहता है। तो किडनी को इफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, और वो बीपी को बढ़ाता है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा फ्री रेडिकल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, और उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है जो हेल्दी रहता है, हमारी आर्टरीज को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, वो कम होने लग जाता है तो आपका आर्टरी स्टिफनेस बढ़ जाती है, और उससे हमारा फिर बीपी बढ़ने लग जाता है। और इसको क्यों बोला गया साइलेंट किलर, क्योंकि आप यूजली देखते हैं कि बीपी में हमें कोई सिम्टम नहीं होते, कोई पता नहीं चलता कि बीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, जब तक आप चेक नहीं कराएंगे यूजली काफ़ी लोगों को तभी अवेयर होती है कि हमारा बीपी ज़्यादा है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग
इंसिडेंटली ऐसे ही चेक करा लेते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि आपका बीपी ज़्यादा है। और साइलेंटली ये डैमेज करता है हमारे मेजर ऑर्गन्स को। जैसे ब्रेन में स्ट्रोक के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कई बार पेशेंट सीधा स्ट्रोक के साथ ही प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में, और पता चलता है उनका बीपी बहुत ज़्यादा है। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीजेज हो सकती हैं, लोग डायलिसिस में एंटर कर जाते हैं अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहता। आइज में रेटिनोपैथी हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है। तो ये मेजर ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमारा बीपी का इफेक्ट पड़ता है, अगर हम इसको मैनेज ना करें या कंट्रोल ना करें। और हर व्यक्ति आज के ज़माने में बीपी का रिस्क पे है। यंग एज के साथ साथ 40+ तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़, ओबिसिटी, ओवरवेट, सम, या अगर आप स्मोकिंग या टोबैको खाते हैं, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, हाउस हाई सॉल्ट डाइट है, या स्ट्रेस में, तो सारे लोग ही इस लेवल में कोई ना कोई आता है, और सबको ही ये रिस्क फैक्टर है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम बीपी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एक अच्छी बात है ये। और मोस्टली हाइपरटेंशन प्रिवेंटेबल है, और जिनको बीपी की दवाई शुरू हो गई है वो भी उसको मैनेज कर सकते हैं, बीपी मेडिकेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करा जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो हमें हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेट है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो मैंने बात करते हैं कि दाल और होल ग्रेन्स को हमें इंक्लूड करना है, जिसमें फाइबर ज़्यादा रहेगा और दालों में प्रोटीन रहेगा। लो फैट डेयरी, जिसमें आपका फैट कंटेंट कम रहना चाहिए, उस तरह का डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। नट्स और सीड्स को आपको बढ़ाना है। और जो नमकीन, पैकेज में नमकीन आ रही है, उसको हम कम से कम यूज़ करें, है ना। अचार, पापड़ जैसी चीज़ों को आप बहुत लिमिटेड या बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। रेस्टोरेंट या फास्ट फूड में खाने में आप देखिए हमेशा हाई साल्ट रहता है, तो उसको भी हमें ओकेजनली कभी कभार लेना है, इसको रेगुलर हैबिट ना बनाए। तो इस सबको हम अवॉइड करेंगे, और इस जो ऊपर की लिस्ट को हम इंक्रीज करेंगे, तो एक हमारा हेल्दी डाइट बनता है, जिसको हम डैश भी बोलते हैं, कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डाइट होती है जिसमें आप, जो हम हर लेक्चर में ज़्यादातर हम ये डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह का हमें खाना पीना ऐड करना है। वही है, 50% का आपका वेजिटेबल्स होने चाहिए, 25% आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए। और ये आपका एक कंप्लीट आपका एक डैश प्लेट, जहाँ फिर बीपी कंट्रोल करने का प्लेट बना सकते हैं। पोटेशियम भी एक नेचुरल ब्लड प्रेशर मिनरल होता है, जो प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और बीपी को लो करता है, तो इसलिए सोडियम के एक्सक्रीशन को भी ये बढ़ाता है। तो पोटेशियम रिच डाइट भी हम ले सकते हैं अगर हमें बीपी को मैनेज करके रखना है। जैसे बनाना, कोकोनट वाटर, स्पिनक या पालक हो गया, बीन्स, लेंटिल्स, दालों में, ऑरेंजेस में, इन सब में पोटेशियम गुड क्वांटिटी में पाया जाता है, और इसको हमें रेगुलर अपना डाइट का एक पार्ट बनाना चाहिए। पर कॉशन ये है, जो किडनी के पेशेंट हैं जिनका यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है, उनको डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही पोटेशियम रिच डाइट को एडॉप्ट करना है। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये आप जैसे पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए। और 30 मिनट्स का आप डेली गोल बनाइए। 5 डेज इन ए वीक भी करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, और 20 to 25%, इवन 30% तक हम बीपी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 150 मिनट्स का पर वीक का हमारा टारगेट होना चाहिए। स्ट्रेस को हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेस रहेगा तो पुअर स्लीप रहेगा, और फिर बीपी हमारा बढ़ता है। तो 7 से 8 घंटे का आपको प्रॉपर डीप स्लीप रहे, उसके लिए वही स्क्रीन टाइम आप रेस्ट्रिक्ट करिए, रात को अपना फैमिली में टाइम बिताइए, बुक्स रीडिंग करिए। और दिन भर वो एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो आपको फिर प्रॉपर स्लीप आएगी। मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बीपी बढ़ता है तो आप लाइफ स्टाइल को जरूर अपना मॉडिफाई करिए। बीपी तब भी आपका ज़्यादा रहता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, असेसमेंट कराइए, और अगर दवाई की जरूरत है तो आप दवाई जरूर स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जो ट्रीटमेंट बीपी का स्टार्ट हो जाता है तो उसका मेडिसिन आप रेगुलरली लीजिए, है ना। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, हमने दवाई छोड़ दी, या अब तो मैं बिल्कुल ठीक लगता है, मुझे तो कुछ फील होता नहीं, इसलिए वो दवाई लेते नहीं है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए,
पर उसके साथ दवाई को आप बंद ना करिए। जो दवाई प्रिस्क्राइब्ड है उसको रेगुलर जैसे बताया गया उसको यूज करना है, उसको लेना ही लेना है। एक्सरसाइज, सॉल्ट रिड्यूस करना है, स्मोकिंग को हमें अवॉइड करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये सारा काम करना है, पर दवाई भी हमें रेगुलर लेना है। नेवर स्टॉप मेडिसिन ऑन योर ओन। कई लोगों को बीपी दवाई के साथ कंट्रोल करना ज़्यादा सेफ है, और दवाई अगर ना खाने से बीपी ज़्यादा रहेगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा डिटोरिएटिंग है। तो आप दवाई के साथ मैनेज कर रहे हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी कंट्रोल हो रहा है तो आप दवाई डॉक्टर के डिसीजन से ही आप कम कर सकते हैं, या वो जैसा बताएंगे वैसा आप उसको फॉलो करिए। सडनली स्टॉप करने से आपको फिर डेंजरस स्पाइक भी बीपी में मिल जाता है, और एकदम कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रोक वगैरह की इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। और बीपी यूजली वार्निंग नहीं देता है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, कहीं दर्द होगा, तभी हम बीपी चेक कराएंगे या बीपी की दवाई स्टार्ट करेंगे। तो इसका वेट नहीं करना है, वो कंडीशन आने में तो मतलब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो सिम्टम का हमें वेट नहीं करना है, अपना बीपी रेगुलर चेक कराते रहिए और उसका फिर ट्रीटमेंट करिए। और किसको बीपी चेक कराना है, 18+ में कोई भी है तो जी उसको रेगुलर अपना बीपी चेक कराना है। हर 3 महीने में या 6 महीने आप बीपी चेक कराते रहिए। और अगर आपका हाई रिस्क कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबिसिटी डायबिटीज का रिस्क है, किडनी डिजीज है, तो आप इसको हर महीने या रेगुलर इंटरवल पे चेक कराते रहिए। आजकल तो इतनी मशीन अवेलेबल है, आप हर फैमिली अपने घर में मशीन रख सकती है और घर में आप बीपी चेक कर सकते हैं। और बीपी प्रेस ऐसा भी नहीं कि एकदम चलते फिरते कभी भी चेक कर लिया, है ना। आप थोड़ा रेस्ट करना है, 5 मिनट का अपने आपको रेस्ट दीजिए। कंफर्टेबली एक जगह आप बैठिए, फ्लैट फ्लोर पे होना चाहिए, और आपका हाथ एक टेबल पे रखना है, हार्ट लेवल पे रहे, और फिर आप उसको करेक्ट कफ बांध के उसको आप दोनों हाथ से आप बीपी लीजिए, और उसको फिर आप जो एवरेज है वो आप मान के चलिए, है ना। इस तरह से आप प्रॉपरली बीपी मैनेज कर सकते हैं। कई बार देखते हैं कि लोग एकदम सीढ़ियाँ चढ़ते आते हैं, बीपी उनका ज़्यादा होता है, तो फिर वो फॉल्स रीडिंग हमें मिल जाती है। तो डेली हैबिट्स को हमें अडॉप्ट करना है ना। हेल्दी ब्लड प्रेशर रखना है तो हमें सॉल्ट को कम करना है, वॉक और एक्सरसाइज को बढ़ाना है, हेल्दी वेट रखना है, स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने आप को दूर रखना है, नींद और अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है, और अपना बीपी रेगुलर चेक करना है। 5 किलो भी वेट कम करते हैं तो आपका बीपी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। और ये कुछ भ्रम रहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, उस भ्रम में ना रहें, बीपी की दवाई जरूर स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं है कि मुझे चक्कर आएगा या मुझे हेडेक होगा तभी मैं बीपी की दवाई खाऊंगा। कई लोग आते हैं कि जी जब मुझे महसूस होता है बीपी तभी मैं दवाई लेता हूँ। तो महसूस, ये साइलेंट किलर है, तो महसूस नहीं होगा, है ना। महसूस बहुत लेट स्टेज में होता है। और कई लोग हर्बल मेडिसिन ट्राई करते रहते हैं कि जी सप्लीमेंट्स या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जाते हैं, कोई होम्योपैथिक लेता रहता है। वो कई बार काफ़ी नहीं रहता है, आप वो डॉक्टर की कंसल्ट से आप अपना मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉर्मल आ रहा है बीपी तो आप अपने आप मेडिसिन बंद ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी आप बंद करें या रिड्यूस करें डोज को। तो इसलिए बीपी कभी वार्निंग लेके नहीं आता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं जब बीमार होऊंगा तभी मैं बीपी चेक कराऊंगा। आपका रेगुलर बीपी चेक कराइए तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और हमने देखा भी है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति को बीपी है, तो हर कोई इसका रिस्क पे है, तो हम सभी को बीपी चेक कराना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल करना ही करना है, पर अगर बीपी तब भी ज़्यादा है तो हमें मेडिकेशन जरूर स्टार्ट करनी है। और मेडिसिन सेफ रहती हैं, इफेक्टिव रहती हैं, जो भी दवाई ले रही हैं लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट रहते हैं। तो उसको आप रेगुलर यूज़ करिए, और बिना डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी। मेडिसिन से हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, पर लाइफस्टाइल से हम कॉज को उसको ट्रीट करते हैं, और अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम ब्लड वेसल्स को भी नरिश करते हैं। तो यही मैं लास्ट में आपको कहना चाह रहा था कि बीपी को आपको रेगुलर चेक करना है और मैनेज करना है इसको अपना लाइफस्टाइल के साथ साथ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन में भी ये रहता है कि डेफिशिएंसीज हम देख रहे हैं कि खाने पीने में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ना, और प्रूवन हो जाती है, आजकल टेस्ट भी लोग करा रहे हैं उसमें डेफिशिएंसी मिल जाती है। तो अब ये क्लियर होता है खाने पीना तो हम जो अच्छा खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप एक गुड क्वालिटी का सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे डेफिशिएंसीज ना रहें और आपका हेल्थ इंप्रूव रहे और हेल्थी आप रहें।
है ना, इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपने आप को बचा के रख सके। कोई और पूछना चाहेगा, कोई कमेंट देना चाहेगा तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। हाँ इंद्रजीत बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे लॉन्ग टर्म्स में जैसे बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो सर क्या ये कॉज हो सकता है डायबिटीज के लिए सर ये? हाँ बीपी और डायबिटीज साथ साथ ही चलते हैं, तो बीपी आपको जैसे डायबिटीज है तो आप रेगुलर बीपी जरूर चेक कराइए, है ना। यस सर सर। उनको रिस्क बढ़ अच्छा सर। जाता है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज को बीपी का रिस्क बहुत ज्यादा है। यस सर। सर जैसे लो बीपी का जैसे जिनको प्रॉब्लम है सर, उनके लिए क्या मेडिसिन होती है सर, या सर? लो बीपी का ऐसा मेडिसिन, लो बीपी किसी ना किसी कारण से होता है, या तो आपकी दवाई ओवरडोज हो गई या किसी दवाई का रिएक्शन से लो बीपी हो सकता है ना। सर ऐसे उसके लिए मेडिसिन तो होती ही नहीं है सर, वैसे अपना आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना सर उसमें? हाँ, मतलब लो बीपी का कॉज को आपको ठीक करना है तो आपका बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है ना। कोई हार्ट की प्रॉब्लम अच्छा। से लो बीपी हो गया, या फिर कई बार फ्लूइड लॉस हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया या बहुत वॉमिटिंग हो गई, उससे लो बीपी हो जाता है। तो अच्छा। कारण चेक करना बहुत जरूरी है, लो बीपी हो रहा है ना तो उसका रीज़न पहले क्लियर हो, फिर उसका मैनेज करेंगे तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं, बीपी बढ़ाने की भी दवाइयाँ आती हैं पर वो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ संदीप। सर ये ब्लड डोनेट का भी इसमें कुछ रोल रहता है? ब्लड डोनेट मतलब बीपी ज़्यादा है तो ब्लड डोनेट कर दें? हाँ मतलब जी। नहीं, ब्लड डोनेशन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है ना, वो अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कई लोगों का इससे कोई रहता है, कनेक्ट नहीं? हाँ हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, 15 16 17 जा रहा है, तो आप ब्लड डोनेट से अपना वो बॉडी का लोड कम कर सकते हैं। बट बीपी के लिए बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए आपका फर्क पड़ेगा, फिर वैसी नॉर्म वैसी बैक आ जाएगा बीपी ना। वो ब्लड डोनेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका पेशेंस हेयरिंग के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट वीक फिर किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई टॉपिक पे डिस्कस कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं मैसेज, ताकि मैं उसको भी टेकअप कर सकूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।